गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं फिर से आपको न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। आपने देखा पिछले एपिसोड में मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराए जो मैथमेटिकल थे मगर बहुत इंपॉर्टेंट थे, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस जेई एडवांस में पूछे हुए थे, कुछ ओलंपियाड्स में पूछे थे, कुछ NTSC में पूछे थे, कुछ KVPY में। उसी तरह के क्वेश्चंस आज मैं फिर कराने जा रहा हूँ, मगर आज का जो टॉपिक होगा वो एक स्पेशल टॉपिक होगा जो स्कूल लेवल में कभी नहीं पढ़ाया जाता। वो होगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये मैं क्वेश्चन क्रिएट करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और आप बहुत इन्जॉय करोगे, आपको अच्छा लगेगा और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। तो इसको आप समझने की कोशिश करो, मैं समझाने जा रहा हूँ। और जो बच्चे इस एपिसोड को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे होंगे उनसे मैं फिर से अपील करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ को फिजिकल मैथमेटिक्स के सारे एपिसोड से अपडेट कर लेंगे, तभी उनको ये बात समझ में आएगी, नहीं तो उनको समझ में आएगी नहीं। तो बच्चों देखिए आज का स्पेशल टॉपिक, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। In the next figure, a point charge of mass m and charge q is projected from origin with speed u at an angle theta in a uniform horizontal electric field as shown. Deduce an expression for the equation to the trajectory x as a function of y. प्यारे बच्चों, इक्वेशन टू द ट्रैजेक्टरी फिजिक्स में कोई क्वेश्चन x एज ए फंक्शन ऑफ y करके भी पूछता है, क्योंकि इसको डिराइव करना इजी होता है, और कभी कभी y एज ए फंक्शन ऑफ x भी पूछता है। तो फिजिक्स में दोनों अलाउड है। अब ये जो कह रहा वही मैं करूँगा, ये थोड़ा इजी पड़ेगा। इग्नोर ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ कैसे होगा। इस डायग्राम में शोन बाय येलो कलर एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स है। आपके क्वेश्चन में एक्स वाई एक्सिस पहले से बना कर दिया हुआ है, और ओरिजिन से एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है विद स्पीड यू एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। चार्ज इज क्यू एंड मास इज एम। प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन 0,0 एट t इक्वल्स 0। तो प्यारे बच्चों, आपसे इसका इक्वेशन टू द ट्रैजेक्टरी पूछा है। तो जैसे आप कॉन्वेडिक्स में इक्वेशन टू द ट्रैजेक्टरी डिराइव करते हो, कॉन्सेप्ट वैसा ही होगा, अप्रोच बिल्कुल वैसा ही होगा। देखो मैं समझा रहा हूँ। आपके क्वेश्चन में ये वेलोसिटी यू गिवन है, थीटा भी गिवन है, ओरिजिन गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, चार्ज क्यू मास एम गिवन है, और कुछ भी गिवन नहीं है। ग्रेविटी फ्रिक्शन को इग्नोर करना ऐसा बताया गया। इग्नोर ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। तो आप ना तो फ्रिक्शन लोगे ना ग्रेविटी फोर्स लोगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट लोगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स, उसी का इफेक्ट लेना होगा। नाउ कम टू द सॉल्यूशन। सिंस एट t equals 0, x equals 0 and y equals 0, and suppose that t equals t, x equals x and y equals y। प्यारे बच्चों, आप इसको इनिशियल पॉइंट मानोगे, इसको इनिशियल टाइम मानोगे, और इसको फाइनल पॉइंट मानोगे, इसको फाइनल टाइम मानोगे। एट एनी मोमेंट द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल F इक्वल्स क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिट वेक्टर्स में कैसे दिखाओगे? मैग्नीट्यूड इनटू y कैप, because electric field is directed towards positive x-axis. According to Newton's second law, net force acting on a body equals mass into acceleration. Got it? Now both sides divided by mass, giving you acceleration, that is q by m into I cap. बच्चों, ये जो मोशन है इसमें सारे वेक्टर 2 डायमेंशनल हैं।
आई मीन जेड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा, जेड डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो जेड डायरेक्शन में मोशन डेवलप ही नहीं होगा, तो इनफैक्ट ये मोशन टू डायमेंशनल ही होगा। बच्चों आप कॉन्वेटिक्स में पढ़े हो कि टू डायमेंशनल मोशन में एक्सेलेरेशन का जनरल फार्मूला होता है एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इसको आप राइट हैंड साइड से कंपेयर कर डालो। बच्चों राइट हैंड साइड में जे कैप का कोई टर्म नहीं है, तो जे कैप का कोफिशिएंट 0 मान सकती हो। जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो थ्योरी पढ़ाई जाती है कि उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट अलग अलग इक्वल होते हैं। मीन टू से एक्स शुड बी q by m and a y should be 0. Got it? So here x is q by m and a y is 0, and it's a constant quantity. 0 is also a constant quantity, nothing variable. So we can use Galileo's three equations as per our convenience. Similarly, you should find x component of ux, that is u cos theta, y component of uy, that is u sin theta. Diagram देख लो बच्चों, this one is theta and this is u, so x component should be u cos theta and y component should be u sin theta. And taking component you have learnt it, so it should be a simple question for you. X component is u cos theta and y component is u sin theta. And after getting these four components, I mean two components of u and two components of constant acceleration, and you can observe that x and ay are constant, hence Galileo's equations can be applied. Now using second equation along x-axis, that should be delta x equals uxt plus half xt square. Delta x means what? In time interval 0 to small t, final x minus initial x. So your final x is x and initial x is 0. कैसे डिसाइड करोगे बच्चों? ये तुम्हारा इनिशियल x, ये इनिशियल y, ये इनिशियल टाइम, ये फाइनल टाइम, फाइनल x, final y. Got it? So you are using this reference. So it should be x minus 0 and ux is u cos theta, final time t, and ax is q by m into t square into 1 by 2. Say this is equation 1. Similarly, we are going to use Galileo's second equation along y axis. Now it should be delta y equals uyt plus half a y t square. Delta y is final y minus initial y, that is y minus 0, and uy is u sin theta into t, and ay is 0. Got it? So your right hand side comes out u sin theta into t, and from this you can have the value of t as y over u sin theta, y upon u sin theta. Say this is equation number 2. Now from equation number 2 you can substitute the value of t here in equation number 1 to get you the value of x. So you are going to put the value of t to get x. Got it? So then x equals u cos theta into t, and t substituted half q by m into t square, and t substituted, and after simplifying, here you have cot theta into y, and here you have 1 by 2 q upon m square sin square theta into y square. You know for the given theta it's a constant, substituted by small a, and this total is also a constant, substituted by small b to get you x equals ay plus by square. And you have been already taught that
Such kind of equation of second degree gives you equation to the parabola. So trajectory of your charged particle would be a parabola. Got it? Hence proved. बच्चों ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछा जाता है. मैंने आपको डेरिवेशन प्रोसीजर सिखा दिया. इसको करने के बाद चार ऑप्शन में अगर ये लिखा होगा तो उसे आप टिक मार सकते हो. पैराबोला लिखा होगा उसे टिक मार सकते हो. तो इसलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन डेरिवेशनल होते हैं, उसमें प्रॉपर मैथ यूज करना पड़ता है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ. और इट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. In a vertical uniform electric field, a point charge q comma m is projected from origin 0 comma 0 at t equals 0 with a speed u at an angle theta as shown below. Ignore gravity and friction. Deduce expressions for horizontal range r, maximum height h and time of flight t. बच्चों ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह है, आप समझो मैं समझा रहा हूँ. इन योर क्वेश्चन एक्स वाई वर्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम is already given. This one is origin 0 comma 0 and projectile is a charged particle q comma m projected with velocity u at an angle theta at t equals 0. प्यारे बच्चों ग्रेविटी फ्रिक्शन इग्नोर करना है. सो ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ द प्रोजेक्टाइल at any moment the only force acting on this positive charge will be downward QE force. This is electrostatic force, you know this. QE force, since Q is positive, force should be parallel to electric field, you know this. Q constant, E constant, now force constant, and because of this downward constant force there will be downward acceleration. Got it? तो आपने इंक्लाइन उसको प्रोजेक्ट करा था बट फोर्स हमेशा डाउनवर्ड होगा, तो ये अपवर्ड जाने के बजाय फोर्स वेक्टर उसकी ट्रेजेक्ट्री को डाउनवर्ड घुमाना शुरू करेगा. जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल बच्चों, इसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे डाउनवर्ड टर्न होनी शुरू हो जाएगी. एंड आफ्टर सर्टेन टाइम इट विल अगेन स्ट्राइक टू द एक्स एक्सिस एट सर्टेन पॉइंट P which coordinates are r comma 0. Now say time it's capital T, then you must say this x coordinate capital R, I mean OP is horizontal range on x axis. Capital T is total time of flight, and exactly at the midpoint there is a point M whose coordinates are r by 2 comma h. So y coordinate is h and this height is h. This is defined as maximum height of your projectile. So we are going to derive expressions for capital H, then capital R and capital T. बच्चों मैं डेरिवेशन आपको सिखा रहा हूँ. इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बना के वो लोग पूछते हैं. कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा देते हैं, तो जिन बच्चों को डेरिवेशन पे कमांड होता है वो नए क्वेश्चन को भी कर ले जाते हैं. पर्पस है ये डेरिवेशन बताने का, सिर्फ रटने से सारे क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे. तो मैं इसको करता हूँ पिछली बार की तरह. सिंस एट t इक्वल्स 0 x इक्वल्स 0 y इक्वल्स 0 c एंड सपोज एट t इक्वल्स कैपिटल T x इक्वल्स r and y इक्वल्स 0. नाउ दिस इज आवर स्ट्राइकिंग पॉइंट. यू कैन सी दैट time reads capital T, that is time of flight, and x coordinate is capital R, that is range. Y coordinate is 0 because your projectile is starting over x axis. इक्वेशन बनाने के लिए बच्चों इसको मैं फर्स्ट पॉइंट लूँगा इनिशियल, इसको सेकेंड पॉइंट लूँगा मतलब फाइनल. इन्हीं दोनों के बीच में गैलीलियो इक्वेशन अप्लाई करने जा रहा. And the only force acting is electrostatic, that is F equals QE, and it's a constant force.
So let us start. The only force acting on the charged particle F equals QE. In unit vector term E vector is minus EJ. बच्चों माइनस जे क्यों लगा? Because direction is towards negative y. So unit vector should be minus j. It's a constant quantity. And net force Newton's second law tells us net force equals mass into acceleration. Then divided both sides by small m, giving you the value of a minus q by m into j cap. प्यारे बच्चों, इसमें कोई भी वेक्टर जेड डायरेक्शन में नहीं है, तो मोशन भी जेड डायरेक्शन में जनरेट नहीं होगा। ये ट्रैजेक्टरी पूरी तरह से टू डायमेंशनल होगी, एक्स वाई प्लेन में होगी। तो टू डायमेंशनल वेक्टर में एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट होंगे। इन जनरल एक्सेलेरेशन वेक्टर इन 2D is expressed as xi cap plus ay j cap compared with right hand side, and in right hand side we have no term for I cap, so we can write here 0 I cap minus q by m into j cap. बच्चों, जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट अलग अलग इक्वल होते हैं. मीन्स व्हाट? मीन्स x शुड बी 0 and y should be minus q by m. Got it? x is 0 and y is minus q by m. So these are two components of acceleration, and obviously these two are constant, you know. And when acceleration components are constant, then you can frequently use Galileo's three equations. Similarly, you should find ux and y also. Look here, this one is u, this is theta, then x component ux is rightward, that should be u cos theta. Y component should be upward, that is u sin theta. They are unique quantities, these are also unique. So after knowing these four components, now we can use Galileo's equations. So better to use second equation. So using second equation, first along x-axis, so it should be delta x equals uxt plus half xt square. I have already told you final axis capital R, that is starting point, initial axis 0 and ux is u cos theta, final time is capital T, x is 0 into t square. So second term becomes completely 0 to get to equation number 1 here, that is r equals u cos theta into t, say equation 1. Similarly, we are going to use Galileo's second equation along y-axis also. So it should be delta y equals uyt plus half uyt square. And in the above figure, I have shown you कि final y is 0, initial y is 0, and y is u sin theta into capital T, half a y is q by m into capital T square. बच्चों, यहाँ पे एक सिंगल टी तो कट जाएगा दोनों ओर से, एक सिंगल टी बचेगा, फिर इसको ट्रांसफ़र करोगे पॉजिटिव हो जाएगा. And taking cross multiplication, you can have the value of capital T. That will come out to mu sin theta upon QE. And this is your time of flight, hence proved. Say equation 2. बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट प्रूव कर चुके हो, देख लो इक्वेशन 2. नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, now you can substitute the value of capital T here to get to horizontal range R. Got it? From 1 and 2,
you can have the value of r equals u cos theta t, u cos theta, this is value of t, and here you can see that 2 cos theta into sin theta. Look, 2 cos theta into sin theta is called sin 2 theta. Then you have single m, then you have u square divided by QE. This will give you horizontal range. Time of flight we have already done, so these two formulas have been proved. Mind it, process is similar to that of projectile motion. So they are derived as proved. Now how to derive maximum height position? We know that at the maximum height position point M, coordinates can be written as r by 2, h. देखो बच्चों, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े थे कि जब यूनिफॉर्म ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड लगता है mg, तो ये जो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होता है सिमेट्रिक होता है, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर सिमेट्रिक होता है। तो जो मैक्सिमम हाइट आता है वो बीचों बीच आता है, सो इट्स एक्स कोऑर्डिनेट विल बी सिंपली r by 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज h। बच्चों यहाँ भी फोर्स यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है डाउनवर्ड mg की तरह, QE कांस्टेंट है और डाउनवर्ड mg की तरह। तो ट्रेजेक्टरी तो बिल्कुल पैराबोलिक वैसे का वैसा ही दिखेगा और ये मिड पॉइंट जरूर होएगा। बच्चों वहाँ थ्योरी पढ़ाया था आपको कि मैक्सिमम हाइट पोजीशन पे और ऊपर क्यों नहीं उठता, क्योंकि वेलोसिटी का y कंपोनेंट यहाँ 0 हो जाता है। तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा, y को h लिखूँगा, vy को 0 लिखूँगा, और इट देखो कैसे होगा। So at this particular point, coordinates r by 2, h, y component of velocity becomes 0. Applying Galileo's third equation along y-axis. You already know this, I have given you proof. Vy square equals uy square plus 2ay into delta y, and vy is 0, and uy square is v square sin square theta, 2 ay is minus q by m, this is final y minus initial y। बच्चों ये नेगेटिव टर्म है, इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करो, पॉजिटिव होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो और h का फॉर्मूला बना डालो, गिविंग यू व्हाट, m u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस QE। बच्चों ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों, आपने इसे एंजॉय किया होगा, तो सब करने की आदत डालो, इनोवेटिव क्वेश्चन करना चाहिए। जो वह लर्न करने से काम नहीं होता, लर्निंग एबिलिटी भी होनी चाहिए। Now one more question we are going to use. In the shown below figure, a point charge capital Q is fixed. Another point charge Q, m is projected from point 1 with speed u at an angle 30 as shown. Due to radial repulsion force, the trajectory of Q, m becomes hyperbolic as shown. Ignore gravity and friction. Find out the distance of closest approach r0 and the corresponding speed v0. बच्चों इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो। कैपिटल Q जो पॉइंट चार्ज है वो फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकता।
फिक्स किया हुआ है और इसे 10 मीटर डिस्टेंस पर एक अनदर पॉइंट चार्ज Q, M इसको फर्स्ट पॉइंट से प्रोजेक्ट करा गया विथ स्पीड U एट एन एंगल 30। बच्चों इसमें मुझसे पूछा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड करस्पॉन्डिंग स्पीड। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका एक बड़ा सा डेरिवेशन होता है। वो डेरिवेशन डिक्टो वैसे ही होता है जैसे ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में केपलर्स फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन होता है। तो उस डेरिवेशनल प्रोसीजर से हमें पता चलता है सिमिलर मेथड होता है डिराइव करने का, लेकिन वहाँ पे प्लैनेट्स की ट्रैजेक्टरी एलिप्टिकल आती है और बच्चों यहाँ रिपल्शन फोर्स है, तो यहाँ पे पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी हाइपरबोलिक आती है। तो हम लोग डेरिवेशन से कंसर्न नहीं है, केवल न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पर देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो किसी भी मोमेंट पर इसका रेडियल रिपल्शन फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड रिपल्शन फोर्स इसकी ट्रैजेक्टरी को ऐसे घुमाना शुरू करेगा, तो इसकी ट्रैजेक्टरी ऐसे घूमती चली जाएगी। बच्चे इसमें क्या होगा, कुछ दूर तक इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रिड्यूस होगा। देखो ठीक से देखो, एक ऐसा मोमेंट आएगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा। इसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। और उसके बाद रिपल्सन की वजह से ये डिस्टेंस फिर से बढ़ना शुरू होगा। देखो बढ़ेगा तो बढ़ता ही चला जाएगा अप टू इन्फिनिटी। नाउ डेफिनेटली यू मस्ट डिफाइन आर नॉट एज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो बच्चों ये मैथ की प्रॉपर्टी है, जिस मोमेंट पर डिस्टेंस क्लोजेस्ट होता है इस पार्टिकल पर इस ट्रैजेक्टरी का एक टेंजेंट अगर बनाया जाए तो ये टेंजेंट तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ही देगा, और वेलोसिटी इस रेडियस वेक्टर पे 90 होता है। ये मैथ की प्रॉपर्टी है, इसे डेरिवेशन में समझ में आएगा। नाउ दिस इज योर सेकेंड पॉइंट, Q, M, you must say this is respective velocity and this is distance of closest approach। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। हमारे पास दो अननोन हो चुके हैं, R नॉट इज अननोन, V नॉट इज अननोन। Now due to radial repulsion force acting on QM, the torque produced by the radial force about capital Q will always be equal to 0. Hence its angular momentum about Q will remain conserved. कैसे मैं समझाता हूँ, see the next figure for the reference। पर बच्चों ड्यूरिंग द मोशन, सपोज आपका पार्टिकल चार्ज यहाँ पे आ चुका है, यू मस्ट से दिस इज पोजीशन वेक्टर, कूलम्बिक रिपल्शन फोर्स अलोंग दिस पोजीशन वेक्टर रेडियली आउटवर्ड। ग्रेविटी फ्रिक्शन लेना नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेना है। सो दैट इज अलोंग रेडियल डायरेक्शन। You can say F vector and R vector both are parallel to each other। तो बच्चों इस फोर्स का Q के अबाउट इस चार्ज पे लगने वाला टॉर्क 0 होगा। क्यों होगा समझो, किसी भी फोर्स का किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क का फॉर्मूला R क्रॉस F होता है। इसको आप पढ़ते हो मोमेंट ऑफ फोर्स, एंड दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 बिकॉज दिस टू आर पैरेलल टू ईच अदर। डायग्राम में बच्चों ये दोनों फोर्स पैरेलल, दोनों वेक्टर पैरेलल है,
तो इनके बीच थीटा 0 होगा, इसलिए इनका क्रॉस 0 होगा, तो जो टॉर्क लगेगा पार्टिकल पर वो 0 हो जाएगा। रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ते हो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी becomes equal to rate of change of angular momentum about that point, that is dt of LQ. LQ is what बच्चों? Angular momentum of Q comma m about stationary point Q. So net external torque about Q equals dt of LQ, but torque has become 0. I mean derivative of this quantity is 0. जब किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव बच्चों 0 होता है तो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। दिस इज रूल ऑफ मैथमेटिक्स। यू मस्ट से एल क्यू वैक्टर विल रिमेन कांस्टेंट एंड एल क्यू इज व्हाट? एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्मॉल क्यू अबाउट स्टेशनरी पॉइंट कैपिटल क्यू। ये कांस्टेंट होगा मतलब कंजर्व होगा। बच्चों ये जो आर क्रॉस एफ वेक्टर फार्मूला होता है टॉर्क का होता है, एंगुलर मोमेंटम का पार्टिकल का फार्मूला आप पढ़ चुके हो, आर क्रॉस पी होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, बहुत पहले पढ़ाया हूँ। तो आर क्रॉस पी का जो मैग्नीट्यूड डिराइव किया जाता है बच्चों, मैग्नीट्यूड आता है पी इंटू डी। पी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम और डी होता है लीनियर मोमेंटम के लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट क्यू से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो डी होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपने प्रूफ किया है कि एल क्यू कंजर्व होगा। इट मीन्स इनिशियल एल क्यू दैट इज P1 D1 मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एल क्यू दैट इज P2 D2। व्हाट इट? डायग्राम देखो। प्यारे बच्चों पॉइंट 1 पर ये आपका वेलोसिटी u है, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम P1 होगा। P1 इज m इंटू यू और ये उसका लाइन ऑफ एक्शन होगा। बच्चों ये डायरेक्शन P1 वेक्टर का होगा। P1 का मैग्नीट्यूड m u और इसके P1 के लाइन ऑफ एक्शन का ओरिजिन आई मीन पॉइंट Q से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d होगा और ये 90 होगा, ये 30 है, हाइपोटेन्यूज 10 मीटर है, तो d की वैल्यू आएगी यहाँ पर L sin 30। तो d को आप L आई मीन 10 sin 30 लिख सकती हो। ये सेकेंड पॉइंट होगा, ये टैंजेंट के डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी और ये लीनियर मोमेंटम P2 का डायरेक्शन होगा। P2 की वैल्यू m इंटू वी नॉट होगा। लाइन ऑफ एक्शन की Q से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R नॉट होगा। तो बच्चों दोनों चीज़ें मैंने फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट पे समझा रखी हैं। अब मुझको केवल कंजर्वेशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करना है। मीन्स व्हाट? P1 D1 इक्वल्स P2 D2। फार्मूले के तौर पे m V1 D1 इक्वल्स m V2 D2। m कैंसिल आउट to get to V1 D1 equals V2 D2। V1 D1 is U into D, डायग्राम में दिखाया, and V2 is V naught and D2 is R naught। R naught is 10 sin 30, 10 sin 30 is 5, you must say this is 5U। So V naught R naught equals 5U। Got it? Say equation number 1। Since Q comma m is moving only under the action of conservative force that is electrostatic,
hence its mechanical energy will remain conserved. बच्चों, इस पार्टिकल पर एक अकेला फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। फार्मूला क्यूई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव कहलाता है। यह मैं आपको वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में बताऊंगा। जब कोई पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में मूव करता है तो उस पार्टिकल की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का बच्चों प्रिंसिपल इस्तेमाल करो, दैट इज K1 + U1 इनिशियल equals K2 + U2 final. K1 is initial kinetic energy, U1 is initial potential energy, K2 is final kinetic energy and U2 is final potential energy. बच्चों, डायग्राम में फर्स्ट पॉइंट पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mu² और उसका इनिशियल U1 होगा स्मॉल q इंटू V1। बच्चों, जो पोटेंशियल V1 होगा वो कैपिटल Q का होगा। V1 में स्मॉल q से मल्टीप्लाई करोगे तो स्मॉल q का U1 यहाँ से आएगा। कैपिटल Q का V1 बच्चों पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा दो, 1/4πε0 Q/r की जगह पे 10 मीटर इंटू Q। सेकेंड पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी V0 हो गई है। K2 की वैल्यू आएगी ½ mv0², U2 की वैल्यू आएगी Q इंटू V2। बच्चों, जो V2 होगा वो कैपिटल Q की वजह से होगा। कैपिटल Q की वजह से V2 होगा 1/4πε0 कैपिटल Q/r0 और V2 को स्मॉल q से मल्टीप्लाई कर डालो, गिविंग इक्वेशन नंबर 2। प्यारे बच्चों, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन और ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। कुछ काम मैं आप पे छोड़ दिया हूँ। मैथ की थ्योरी है कि वी हैव 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स V0 एंड R0। फिश कैन इजीली बी सॉल्व्ड। जब आपके पास 2 अननोन्स हैं और 2 ही इक्वेशंस हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना, V0 भी पॉजिटिव स्केलर है, R0 भी पॉजिटिव स्केलर है। तो अगर इसमें किसी का नेगेटिव रूट आएगा तो रिजेक्ट कर देना, पॉजिटिव रूट ही आंसर होगा। तो 2 इक्वेशन और 2 अननोन, आप इनके पॉजिटिव रूट सॉल्व कर लेना। ये आप पे छोड़ दिया हूँ, डू योरसेल्फ। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए। मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए, इतने महीनों से करा रहा हूँ। कुछ मीडियम साइज का, कुछ लेवल 1 का, कुछ लेवल 2 का और इधर कुछ दिनों से लेवल 3 का मैं करा रहा था। तो आप देख सकते हो कि मैं आपके बोर्ड लेवल से लेकर जेईई एडवांस लेवल तक का कंटेंट कवर किया हूँ। मैंने आपके साथ पूरी जस्टिस की है। अगर आप जीनियस, इंटेलिजेंट और मोटिवेटेड होगे तो मुझसे पूरा फ़ायदा उठा लोगे, और कोई कमी होगी तो फिर तो पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। मैंने अपना काम तो किया प्यारे बच्चों, लेकिन अभी लेवल 3 के क्वेश्चंस कैपेसिटर्स वाले टॉपिक में बचे हुए, अभी वो कंप्लीट नहीं हुए। लेवल 3 मीन्स बड़े बड़े क्वेश्चन कैपेसिटर्स टॉपिक में भी होते हैं, और बिग डेरिवेशंस को छोड़ा था मैंने, उसको मुझे कैपेसिटर्स में कराना होगा। तो अगले एपिसोड में मैं कैपेसिटर्स पे स्विच करूँगा, और जितने बड़े बड़े डेरिवेशन में छोड़ रखा हूँ वो सारी डेरिवेशन में कवर करूँगा कैपेसिटर्स में। उसके बाद कुछ बिग क्वेश्चंस जो स्पेशल होते हैं लेवल 3 के कैपेसिटर वाले, वो मैं कंप्लीट करूँगा। उसके बाद फिर आप देखोगे किस टॉपिक से आप नहीं डरोगे, आपका डर ऑलमोस्ट निकल जाएगा। लेकिन आपको बहुत एफर्ट डालना होगा। सिर्फ रिवाइज करते रहोगे तो काम नहीं बनेगा। जो काम मैं करता हूँ उसकी आपको सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी होगी, तब आपको बेटर कॉन्फिडेंस गेन होगा। सो प्यारे बच्चों, अगले एपिसोड में कैपेसिटर्स पे आता हूँ।
और इतनी देर तक मेरे साथ पेशेंस के साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट, सी यू अगेन।